तकनीकी राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा गया था? अरस्तु, एरिस्टोटल। हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में। अरस्तु के बारे में हमने पढ़ा, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा। आज हम इसी में आगे बढ़ेंगे और जो आगे के कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। हमने अभी तक 2 क्लास ली है। 2 क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से राज्य का निर्माण या राज्य का सिद्धांत दिया गया है। राज्य क्या होता है, राज्य के घटक क्या होते हैं, यानी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ स्टेट। स्टेट किससे मिलकर बनता है, जिसमें हमने आपको बताया था 4 चीजें। क्या क्या होती हैं वो 4 चीजें, आप बताएं सर। हाँ, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा, वहां पर स्थायी रूप से निवास करने वाली जनता होगी, बहुत बढ़िया। सरकार होगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी संप्रभुता, सोवर्जिनिटी। क्या होती है संप्रभुता, आप बताएं सर। हाँ हाँ, यानी किसी बाहरी शक्ति का, बाहरी देश का, बाहरी ताकत का नियंत्रण नहीं होगा। यानी कि जो भी सरकार है वो अपने हित में, राष्ट्र हित में, यानी अपनी जनता के हित में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगी। और भारत में अगर हम बात करें संप्रभुता किसमें निहित है, मैडम आप बताएं। भारत की जो संप्रभुता है किसमें निहित है, किसमें लाया करती है? हाँ आप बताएं। प्रस्तावना तो हमें बोलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन प्रस्तावना की शुरुआत ही कैसे हो रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत के लोगों में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत के लोगों में। समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग? ओके, यस यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। भारत की संप्रभुता, संप्रभुता मींस सोवर्जिनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मींस हु इज द सुप्रीम इन इंडिया? इफ प्राइम मिनिस्टर इज सुप्रीम, the Supreme Court is supreme, or the Parliament is supreme? No, the people of India. Ultimately, power lies in the hands of people of India. We are the supreme. कभी आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा तो शुरू में ही क्या लिखते हैं? We the people of India, हम भारत के लोग, है ना। और लास्ट में क्या लिखते हैं? Do adopt, enact and give to ourselves this constitution. हमने ही ये देश जो है, हमने ही, हम लोगों ने ही इस देश के संविधान को निर्मित किया है और अपने आप को ये संविधान एडॉप्ट यानी स्वीकार किया, आत्मार्पित किया, और हम ही लोगों ने अंगीकृत किया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वोच्च प्रभु सत्ता किसमें निहित है, तो योर आंसर विल बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। चलिए, तो अब जैसा कि आप जानते हैं हमने शुरुआत की थी इसमें हम लोगों ने बात की थी बच्चों किस चीज की? अरस्तु की, अरस्तु, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने ही सबसे पहले, आप देखिए आज पॉलिटिकल साइंस एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने बड़े स्तर पर पढ़ा जाता है, आप लोग मेंस में भी पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं। तो अरस्तु का जो विचार था या अरस्तु का जो राज्य का सिद्धांत था वो हमने देखा। राज्य क्या होता है, राज्य कैसे बनता है, राज्य के घटक क्या है, सारी चीजें हमने देखी। लेकिन आप एक अरस्तु का कथन जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एक स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का। उसने क्या बोला कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। क्या बोला? मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल, लिखेंगे आप इसी प्रकार, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब क्या है? मनुष्य एक सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक जीव है। मनुष्य एक सामाजिक और एवं राजनीतिक जीव है। इस चीज का मतलब क्या होता है? क्या है इस मायना, इसके मायने? यानी मैं एक मनुष्य हूं, आप एक मनुष्य हैं, आप एक मनुष्य हैं, ठीक है। एक है हमारा इंडिविजुअल स्टेटस, व्यक्तिगत हमारा अस्तित्व है, लेकिन मैं अकेला नहीं जी सकता ना इस पूरे दुनिया में, समाज में। मैं इस समाज का अंग हूं। तो सबसे पहले मैं एक मनुष्य हूं, इंडिविजुअल हूं, और इंडिविजुअल, जब कुछ इंडिविजुअल मिलेंगे तो एक इकाई बनेगी, एक यूनिट बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली, परिवार। सबसे पहली इकाई क्या है? परिवार। यानी एक व्यक्ति से बनता है क्या? व्यक्ति है, कई व्यक्ति मिले, आप हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके माता है, पिता है, इनसे मिलकर क्या बना? परिवार बना, बनता है परिवार। ऐसे ही बहुत सारे परिवार 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 मिलते हैं,
जब आप जैसे हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कुल बनता है, जन बनता है। तो यहां पर अरस्तु का विचार क्या है? अरस्तु ने किस प्रकार से इस बात को रखा है कि व्यक्ति से मिलकर क्या बन रहा है? परिवार बन रहा है। परिवार यानी कि फैमिली, और ये फैमिली से मिलकर हम क्या बना रहे हैं? समाज बन रही है, सोसाइटी बन रहा है समाज। भाई समाज का मतलब क्या होता है? सोसाइटी क्या होती है? हम बोलते हैं कि समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी, हमने काम किया। समाज का मतलब क्या है? हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंबजन, ठीक है ना, हमारे पड़ोसी, ये सब मिलकर क्या है? समाज बन रहा है। यानी आप इकाइयां देख रहे हैं किस प्रकार से यहां पर बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है, व्यक्ति से मिलकर क्या बना? परिवार, परिवार से ही समाज बनता है, और इस समाज को नियंत्रित करने के लिए, इस समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ही राज्य का उदय होता है, स्टेट का उदय होता है। सिटी स्टेट का जो कंसेप्ट दिया, नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य की जो बात आती है, वो इसी से तो आती है। समझ रहे हैं बात को? क्यों हमें जरूरत है स्टेट की? क्यों हमें जरूरत है गवर्नमेंट की? तो आप समझ रहे हैं, सबको व्यवस्थित रखने के लिए। मेरे अपने हित हो सकते हैं, इन मैडम के अपने हित हो सकते हैं, इनके अपने हित हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, हो सकता है 10,000 रुपए कमा रही हो सकता है कि वो 100 रुपए भी नहीं कमा रहे हो सकता है ना। तो कोई तो एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करे, कानून व्यवस्था को बनाए। उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता जा रहा है, वो लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है, उनके दिमाग में आया कि इसको तो टपका देते हैं, मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो ऐसा अगर समाज में होगा, कोई बहुत ताकतवर है, वो गरीबों का हक मारने लग जाए, उनकी पूरी जमीन हड़प ले, उनको बाहर कर दे, यानी समाज में अराजकता का माहौल बन जाएगा। समझ रहे? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। तो हर एक चीज को एक सिस्टम से चलाने के लिए, एक प्रॉपर व्यवस्था बनाने के लिए ही फिर आपका किसका उदय होता है? नेशन स्टेट। अरस्तु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आप जानते हैं अरस्तु एक ऐसे व्यक्ति हैं, इतने बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस का जनक, पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि उन्होंने 158 राज्यों के, उस वक्त का जो ग्रीस था, यूनान जिसको आप बोल रहे हैं, वहां पर, जिसका एक पार्ट एथेंस आप जानते हैं कैपिटल है आज, वहां के 158 अलग 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 जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी, उनके संविधानों का अध्ययन किया, और तब जाके उन्होंने बोला। क्या आप खुद सोचिए, मैं एक अकेला, कई लोग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हम संन्यास ले लिया, हम समाज से विरक्त हो गए। क्या हर व्यक्ति ऐसा हो सकता है? ऐसे रह सकता है? हमें अल्टीमेटली इसी समाज में रहना है। वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है, अल्टीमेटली इस सोसाइटी में ये सिस्टम बना हुआ है ना। मेरे माता पिता रहे होंगे इसी प्रकार, मेरे दादा दादी रहे होंगे, एक व्यवस्था चली आ रही है, वही चीजें मुझे करनी है। आपको आईएएस बनना है, आपको पीसीएस बनना है, इससे आपको क्या मिलेगी? समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रतिष्ठा। आपके पास धन आएगा, धन के तो और भी साधन हो सकते हैं, लेकिन आपको यही वाला पद क्यों चाहिए, यही जॉब क्यों करनी है? क्योंकि एक प्रतिष्ठा भी चाहिए। तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करता है। तो अरस्तु का जो कथन है, वो कथन बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है कि मनुष्य एक सामाजिक, सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है। यानी कि ये पॉलिटिक्स तो हमसे जुड़ी हुई है। और आज आप देखिए, घर घर में पॉलिटिक्स होती है। महाभारत में आपने क्या देखा? कौरवों और पांडवों के बीच क्या थी? पॉलिटिक्स थी। तो हम देखते हैं मनुष्य इंडिविजुअली एक आइसोलेशन में, आइसोलेशन समझते हैं? अलग, बिल्कुल अलग, पृथक करके हम नहीं जी सकते। हम इस समाज का अंग है। तो वी आर अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। एनिमल, हम भी जीव हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? बुद्धि है। भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आगे आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जब ऐसे व्यक्ति के पास शक्ति आ जाती है, कभी आपने देखा अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को शक्ति दे दे, जब उसका बुद्धि विवेक काम करना बंद कर दे, जब अत्यधिक पावर आ जाए, तो एक स्टेटमेंट आता है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी आपको पूर्ण शक्ति दे दी तो आप पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर पहले हमें कंसेप्ट समझना है कि किस चीज से ये सारी बात निकल रही है, क्यों ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया, क्यों पावर का डिवीजन हुआ। आज हम टर्म पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, पढ़ते हैं, वी हैव अ लेजिस्लेचर, वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव जुडिशरी, द पावर इज डिवाइडेड अमंग दीज ऑर्गन्स। व्हाई इट इज नेसेसरी? ऐसा क्यों है? क्यों एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथ में शक्ति नहीं दे दी गई? मॉन्टेस्क्यू ने इस संबंध में बहुत जबरदस्त काम किया। एक फ्रेंच थिंकर थे, आप जानते हैं मॉन्टेस्क्यू।
उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। आगे चल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन या अमेरिका का संविधान बना, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है। और वहां कितना बढ़िया सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव ब्रांच अलग है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलग है, जुडिशियल ब्रांच अलग है। दिखती है? ऐसा ही हो गया अपने आप? नहीं, इसके पीछे हजारों हजार सालों का साइंटिफिक अध्ययन है। और उस अध्ययन की शुरुआत या उसका सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति ही कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। याद रहेगी बात? तो एरिस्टोटल ने 158 सिटी स्टेट का अध्ययन किया या स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स का अध्ययन किया जो वहीं पर ग्रीस में थी, और तब जाके उनको उसने क्या किया है? डिवाइड किया है। तो सबसे पहले चीज क्या है बच्चे? व्यक्ति, व्यक्ति मतलब पर्सन, इंडिविजुअल। फिर उससे मिलके क्या बनता है? परिवार, यानी एक बड़ी इकाई हो गई, ये सिंगल यूनिट है, ये उससे थोड़ी लार्ज हो गई। फिर परिवार 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 परिवार, लोग 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 मिलके क्या बनता है? समाज, सोसाइटी। क्या बनती है? सोसाइटी। और सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी में हो सकता है आपके अलग इंटरेस्ट हो, मेरे अलग इंटरेस्ट हो, है ना, उसको गवर्न करने के लिए सब लोगों के, जैसे हम बोलते हैं ना वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, सब लोगों के एस्पिरेशंस को, सब लोगों की डिजायर्स को, सब लोगों की विश को, विल को अकम्प्लिश करने के लिए हमें जरूरत होती है किस चीज की? स्टेट की। तो वहीं से कंसेप्ट आता है सिटी स्टेट या नेशन स्टेट का। बात याद रहेगी? इसको आपने पूरा नोट कर लिया? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड दिस पॉइंट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो। This is individual, then we have family, then we have society, and then we have nation state. Got it? पेन गिर रहा है आपका बार बार, कॉपी गिर रही है, क्या बात? चलिए, हो गया। अब इस सब के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अरस्तु ने क्या किया है? एरिस्टोटल ने डिवाइड कर दिया है। किस चीज को डिवाइड कर दिया है? पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल रिजीम है, उसको डिवाइड किया है। किस बेसिस पर? सबसे पहली चीज, कितने लोग रूल कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ रूलर्स, उनकी संख्या क्या है, रूल कौन कर रहा है। दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल। ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे उद्देश्य। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य। शासन क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो संख्या बल के आधार पर कि शासन कौन कर रहा है, शासन कौन कर रहा है। और दूसरी चीज जो है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल, शासन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। और यहीं से चल के निकल के आते हैं आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। दे आर रेलेवेंट इन दिस कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड ऑल्सो। जैसे आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले हम बात करें मोनार्की, सुना है नाम? यस सर, ब्रिटेन में। हाँ, वेरी गुड। एरिस्टोक्रेसी है, टायरेनी, डेमोक्रेसी, ये टर्म्स आपने सुनी होंगी, सुने हैं? तो यहां पर अरस्तु ने हमारे पास 6 प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम लाया। क्या लाया? 6 प्रकार के। उसने क्या बोला? एक बोला उसने मोनार्की, राजशाही जिसको आप बोलते हैं। दूसरा टर्म उसने क्या बोला? दूसरा उसने बोला एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र जिसको आप पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा टायरेनी, टायरेनी, टायरेनी भी एक शासन तंत्र है। इसके अलावा डेमोक्रेसी, जिसको आज आप क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। तो ये सब जो डिवीजन कर रहा है अरस्तु, किस आधार पर कर रहा है अरस्तु? 2 आधार। क्या आधार है? नंबर ऑफ रूलर्स, कितने शासक हैं, कितने लोग रूल कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव क्या है रूल का। तो अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन किया इतना बढ़िया किया कि देखो इतनी शताब्दियां बीत गई, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, और आज चल रही है कौन सी शताब्दी? 21वीं शताब्दी। इतनी शताब्दियां बीत गई, इतने साल हो गए, आज तक इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सका है, ये आज भी उतना रेलेवेंट है। इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहली चीज, या तो एक व्यक्ति का शासन होगा, रूल ऑफ वन, एक व्यक्ति का शासन होगा, रूल ऑफ वन, यानी जहां पर एक व्यक्ति शासन कर रहा है। यही हो सकता है किसी भी देश में, पूरी दुनिया का कोई भी देश आप उठा के देख लीजिए, या तो एक व्यक्ति का शासन है,
या फिर क्या हो सकता है, रूल ऑफ फ्यू। फ्यू मतलब कुछ लोगों का शासन। एक व्यक्ति का शासन है, रूल ऑफ वन। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, रूल ऑफ फ्यू। फ्यू मतलब कुछ लोगों का शासन। और तीसरा होता है रूल ऑफ ऑल, सभी लोगों का शासन, जो आज आपको डेमोक्रेसी दिखती है। तीन चीजों में तो कैसे डिवीजन करेंगे, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू और रूल ऑफ ऑल। तो चलिए इसको लिखना भी स्टार्ट कीजिएगा। लिखिए, अरस्तु ने एरिस्टोटल क्लासिफाइड द पॉलिटिकल सिस्टम्स। अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द पॉलिटिकल सिस्टम्स या गवर्नमेंट बोलिए, सेम थिंग, ऑन द टू बेसिस। सबसे पहले लिखना कौन से दो बेसिस हैं, नंबर ऑफ रूलर्स मतलब शासकों की संख्या के आधार पर। नंबर ऑफ रूलर्स, शासकों की संख्या के आधार पर। दूसरा लिखना बच्चे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूल, यानी कि क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है शासन का उद्देश्य। ठीक, इस आधार पर तीन चीजें निकल के आती हैं। किस आधार पर, नंबर ऑफ रूलर्स के आधार पर तीन चीजें निकल के आ रही हैं। पहली क्या आएगी, रूल ऑफ वन। लिखें, एक व्यक्ति का शासन, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ वन। दूसरा क्या लिखेंगे, रूल ऑफ फ्यू, कुछ का शासन। तीसरे को क्या लिखेंगे, रूल ऑफ ऑल, या रूल ऑफ ऑल से बढ़िया इसको लिख दीजिए आप, रूल ऑफ मैनी, रूल ऑफ मैनी। बहुसंख्यक, या बहुसंख्यक शब्द हिंदी में अच्छा शब्द होगा, कई लोगों का शासन। बहुसंख्यक से दूसरा अर्थ आ जाएगा, कई लोगों का शासन, एक व्यक्ति का शासन, एक से ज्यादा कुछ लोगों का शासन, और बहुत लोगों का शासन। मैनी मतलब बहुत। अब इसमें देखिए, ये तो पहला नंबर से हमने क्लासिफिकेशन किया, पहले टाइप से। पहले से हमने क्या बोला, नंबर ऑफ रूलर्स के आधार पर तो ये हमने बात बोल दी, तीन तरह का शासन हो सकता है। अब दूसरी चीज क्या है हमने देखना है, ऑब्जेक्टिव। दूसरी चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव। आप देखो ऑब्जेक्टिव, अगर हमने बोला रूल ऑफ वन, तो उसमें दो प्रकार से हो सकता है, एक अच्छी चीज होगी और एक खराब चीज होगी। अच्छी चीज क्या होगी, अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है और वो बहुत अच्छा शासन करा रहा है, यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बोला एरिस्टोटल ने मोनार्की। क्या बोला, मोनार्की, राजशाही। यानी मोनार्की को वो बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं। जैसे हम भी बोलते हैं राम राज्य, तो जब राम राज्य की बात हम करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि भगवान राम एक आदर्श है। भगवान राम क्या वो लोकतंत्र का उदाहरण है, मोनार्की का उदाहरण है। बट राम राज्य की आज भी बात की जाती है। इवन हमारी रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो राम राज्य की बात करती है। हम तो लोकतंत्र में है, हम तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, फिर हम राम राज्य की बात क्यों करते हैं, क्योंकि राम एक ऐसे राजा है जो एक आदर्शवादी राजा है। और वहीं पर यहां पर भी एरिस्टोटल किसकी बात करता है, आइडियल किंग, नोबल किंग। पहले तो राज्य का सिद्धांत यह था ना कि राज्य, प्लेटो के समय वो तो बोलता था कि राज्य का सिद्धांत स्वर्ग से आया है, स्वर्ग, ये हेवन मेड है। तो हमें समझना है मोनार्की मतलब क्या होती है, राजशाही। तो यानी राजशाही को उसने क्या माना है, अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना। लेकिन कब है अच्छी वो, कब है वो अच्छी, जब वो लोगों के हित में काम करेगी, यानी लोगों के हित के लिए कार्य करेगी, अर्थात वो सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखेगी, वो पब्लिक इंटरेस्ट देखेगी। तो दूसरी चीज, यानी इस आधार पे हम डिवीजन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल। ऑब्जेक्टिव क्या है रूल का, वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी लोगों का कल्याण। तो फिर वो होगी मोनार्की।
लेकिन मान ली ये तो कैसी फॉर्म है, जब ये स्वाभाविक रूप में है, लेकिन जब ये करप्ट हो जाए, जरूरी थोड़ा है कि मोनार्की हमेशा ऐसी रहेगी, चलो राजा अच्छा है वो बहुत बढ़िया है, अगला राजा बना उसका बेटा, वो ऐसा नहीं है। तो इसका जो करप्टेड फॉर्म है मोनार्की का, यानी मोनार्की तो अच्छी मानी गई, लेकिन मोनार्की जब करप्ट हो जाएगी, यानी जब ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, सबका साथ सबका विकास वाली बात नहीं है, जब ये हो जाएगा कि केवल अपना हित देखना है, राजा अपना, अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का, अपने खास लोगों का, उन्हीं का ध्यान रख रहा है, उन्हीं का हित देख रहा है, उन्हीं के लिए धन संचित कर रहा है, तो फिर ये क्या में टर्न हो जाएगी, टायरेनी, काय में परिवर्तित हो जाएगी, टायरेनी। तो लिखिए, यानी यहां पर आप लिखेंगे इन बेस्ट फॉर्म और यहां पर लिखेंगे करप्टेड फॉर्म। समझ गए हिंदी वाले, शुद्ध रूप में, और यहां पर क्या होगा इसका विकृत रूप, प्योर फॉर्म, करप्टेड फॉर्म, परवर्टेड फॉर्म। प्योर फॉर्म में क्या होगी, रूल ऑफ वन, मोनार्की, मोनार्की बोले तो राजशाही। और टायरेनी, टायरेनी क्या होती है, निरंकुश शासन, निरंकुश जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, जो अपनी मर्जी से जैसा शासन चला रहा है। होते हैं ना ऐसे भी राजा, ऐसे भी शासक होते हैं जो कि लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो टायरेनी मींस किस प्रकार का शासन हो गया, एक प्रकार का जो करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि वहां पर जो किंग है या जो भी आपकी मोनार्की है, किंग है, क्वीन है, वॉटेवर है, तो वो एक व्यक्ति, क्योंकि राजा तो एक ही हो सकता है, बहुत सारे लोग राजा नहीं हो सकते, मंत्री कई हो सकते हैं, राजा तो एक ही होगा। तो रूल ऑफ वन है, प्योर फॉर्म में मोनार्की है, और इम्प्योर फॉर्म में या करप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगी, टायरेनी, यानी निरंकुश शासन। समझ गए। दूसरा लिखिए रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ फ्यू में जो बेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है, एरिस्टोक्रेसी। बेस्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म मतलब प्योर फॉर्म कौन सी है, एरिस्टोक्रेसी। ये है प्योर फॉर्म, ये है करप्टेड फॉर्म, करप्टेड समझते हो, भ्रष्ट फॉर्म। ये सब क्लासिफिकेशन कौन कर रहा है बच्चों, ये सारा काम करके जा रहा है आपके लिए अरस्तु, एरिस्टोटल ने लिख दिया है सब कुछ। उसने बोला कि अगर रूल ऑफ फ्यू, अब यहां पे तो एक आदमी का शासन था, यहां पे फ्यू, फ्यू मतलब कुछ लोग, अब कुछ लोग क्या हो सकते हैं, हो सकता है अरस्तु ने बोला वो विद्वान जन हो, जैसे नोबल मैन होते हैं, पढ़े लिखे हैं, अभिजात्य वर्ग है, समझ रहे, यानी बहुत से शिक्षित लोग हैं, एक नहीं दो नहीं 10-12 का ग्रुप है, तो एक आदमी का शासन नहीं हुआ, ये रूल ऑफ फ्यू हो गया, किसका शासन हो गया, कुछ लोगों का शासन हो गया। हो सकता है आज के टाइम पे हम बात करें, जैसे किसी देश को अगर किसी देश की पॉलिटिकल पूरे एरिना में इन्फ्लुएंस है किसका, उद्योगपतियों का, होता है ना, उद्योगपति, यानी उद्योगपति, जैसे साउथ अफ्रीका में आप देखते थे नेल्सन मंडेला के पूरे मूवमेंट से पहले साउथ अफ्रीका में किस फॉर्म की गवर्नमेंट थी, आप देखते हैं कुछ लोगों का, खास लोगों का वहां पर अगर शासन पे पूरा का पूरा नियंत्रण है, रूल ऑफ फ्यू। तो हम यहां पर बोल रहे हैं उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो वो शासन अच्छा माना गया। अरस्तु ने बोला जो धनी वर्ग है, अगर धनी वर्ग के हाथ में शासन है, बहुत सारे, एक नहीं 4-5-10 लोग हैं, तो उस वक्त ये मानना था कि धन कमाना भी एक बहुत बड़ी बात है, और धन वही व्यक्ति कमा सकता है, वही व्यक्ति संचय कर सकता है जिसके अंदर क्षमता होगी, जो वो काबिलियत रखता होगा। यानी आज तो पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, आज 1 नंबर 2 नंबर गलत तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। आज हम ये नहीं बोलते कि जो व्यक्ति अमीर है वो बहुत ईमानदारी होगा, या व्यक्ति के पास बहुत पैसा है वो ईमानदार होगा, लेकिन उस वक्त ऐसी धारणा थी कि धन वही व्यक्ति कमाता है, या ध्यान का संचय वही व्यक्ति कर सकता है जो कि सही तरीके से सोच रखता है और सही तरीके से मेहनत करता है और पैसे का संचय करता है। तो अगर टेक्नोक्रेट है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, समझ रहे हैं, या कुछ पैसे वाले लोग हैं, ऐसे कुछ लोग शासन चला रहे हैं, शासन उनके हाथ में है, तो वो क्या होगी, एरिस्टोक्रेसी। लेकिन जब इसका रूप विकृत होगा, यानी कुछ टाइम बाद जब इसमें इसका करप्ट फॉर्म आ जाएगा, यानी ये खराब हो जाएगी व्यवस्था, तो वो बन जाएगी ओलिगार्की। क्या बन जाएगी, ओलिगार्की। सर प्लीज इनके हिंदी टर्म्स बता दीजिए, हिंदी terms अरिस्टोक्रेसी और में इसका बोलते जो चलो। लिख रही है एरिस्टोक्रेसी में, आप लिखिए कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र,
लिखते जाइए कुलीन तंत्र। लेकिन ये किस फॉर्म में है कुलीन तंत्र? प्योर फॉर्म। कुलीन तंत्र का मतलब हो गया प्योर फॉर्म। और ओलिगार्की लिखिए, ओलिगार्की वर्गतंत्र, वर्गतंत्र स्लैश स्लैश अल्पतंत्र, अल्पतंत्र। तो एरिस्टोक्रेसी प्योर फॉर्म है और ओलिगार्की क्या है? इम्प्योर फॉर्म है। समझ रहे हैं? एक साइकिल चल रही है, अब इसकी साइकिल समझेंगे आप। रूल ऑफ वन में प्योर फॉर्म क्या है? मोनार्की, नोबल किंग की जो बात की जाती है। लेकिन अगर वो आगे करप्ट हो गया या उसके सक्सेसर्स करप्ट हो गए तो वो क्या बन जाएगी? टायरेनी, निरंकुश। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो प्रजा का हित नहीं देखता, वो अपना अपने परिवार का रिसोर्सिस के ऊपर पूरा कंट्रोल उसका है। ये खराब फॉर्म हो गई। फिर क्या है? एरिस्टोक्रेसी, जहां कुछ लोगों के हाथ में शासन आ गया, 10 12 15 लोगों के पास, और उन्होंने शासन संभाला, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो क्या है? लेकिन कुछ समय बाद ये फॉर्म भी, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती, विद टाइम चेंज होगी, तो वो खराब हो गया सिस्टम। तो क्या बन गया? ओलिगार्की। अब फिर तीसरा नंबर पे जो अरस्तु बात करेंगे, वो बात करेंगे किसकी? रूल है, हाँ, वो जो रूलिंग क्लास है वो करप्ट हो गई सारे, मोस्टली उनमें से। यानी कि वो एक ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें वो इंटरेस्ट किसका लेख रहे हैं? अपना। बस यहाँ पे इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि हम किस बेसिस पर डिवीजन कर रहे हैं? इंटरेस्ट। अगर पब्लिक वेलफेयर में एरिस्टोक्रेसी काम कर रही है, सोचो 10 12 टेक्नोक्रेट है, उनके हाथ में पावर है, तो कंट्री आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, एडवांसमेंट होगा। लेकिन वही लोग करप्ट हो जाए, उनके इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, वो सोसाइटी का इंटरेस्ट ना देखें, वो सोचे कि भाई जो पैसा आ रहा है, जो चीजें, वो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने के लिए करें, तो वो क्या हो जाएगी? करप्ट फॉर्म हो जाएगी। रूल ऑफ मैनी, रूल ऑफ मैनी में जो बेस्ट प्योर चीज होगी उसको बोला अरस्तु ने पॉलिटी। क्या बोला? पॉलिटी। और फिर रूल ऑफ मैनी में ही, अब देखना ध्यान से, अरस्तु ने जो बोला रूल ऑफ मैनी, मैनी मतलब कई लोगों का शासन, उसकी जो बेस्ट फॉर्म है वो तो क्या है? पॉलिटी। लेकिन जो उसकी वर्स्ट फॉर्म है या इंप्योर फॉर्म है, उसको अरस्तु ने बोला डेमोक्रेसी। देखो आज डेमोक्रेसी हम क्या समझते हैं? आज डेमोक्रेसी पूरी तरह से बदल गया है, बट अरस्तु डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते थे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। डेमोक्रेसी रूल ऑफ मैनी है, ये बात सही है, कई लोगों का शासन होता है डेमोक्रेसी में, एक व्यक्ति के हाथ में, ना तो राजतंत्र है ये तो राजतंत्र हो गया ना। मोनार्की क्या होती है? राजतंत्र, राजा का शासन। ये रूल ऑफ फ्यू भी नहीं है, डेमोक्रेसी रूल ऑफ मैनी है। रूल ऑफ मैनी में दो फॉर्म है, जो प्योर फॉर्म है वो पॉलिटी है, और जो विकृत फॉर्म है वो क्या है? डेमोक्रेसी। तो प्योर फॉर्म को आप लिख दीजिए, प्योर फॉर्म पॉलिटी। पॉलिटी में इसे बोलेंगे, पॉलिटी के लिए एक शब्द होता है लोकतंत्र। लेकिन ये लोकतंत्र आज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी को अरस्तु ने बोला, हिंदी में इसलिए शब्द लिखेंगे, लोकतंत्र नहीं लिखेंगे, लोकतंत्र, इसको बोला भीड़ तंत्र। क्या बोला? भीड़ तंत्र। जैसे आज हम बोलते हैं ना मॉब, भीड़ तंत्र। तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र, पॉलिटी बोला गया उसको, जिसको आज आप डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब डेफिनेशन चेंज हो गई है, लेकिन अरस्तु ने उसको क्या बोला? भेड़तंत्र, डेमोक्रेसी। हालांकि आज भी आप देखिए डेमोक्रेसी है किसका शासन? जैसे इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, किसका शासन है? मेजॉरिटी। मतलब आप देखिए इस टाइम देश में क्या है? हिंदू नेशनलिज्म काफी हाइपर है, नेशनलिस्ट भावनाएं ज्यादा है। तो इस वक्त हम इसे क्या बोलते हैं? रूल ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटेरियन जो सेक्शन है वो सपोर्ट करता है बीजेपी को, कर रहा है, तभी वो पावर में है लगातार, कंटिन्यूस। 2014 से लेके 2019, और 2019 में लोकसभा में सीटें 303 हो गई, 2014 में 282 सीटें थी। यानी कि इसको जो पावर है उनको वो मिलती जा रही है और सीट्स बढ़ती जा रही है। तो कहीं ये मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसने बोला भीड़ तंत्र, क्योंकि भीड़ के लिए क्या बोला जाता है? भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता। तो अरस्तु ने उसको बेस्ट फॉर्म नहीं माना, अरस्तु ने पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म माना। तो यहां पर केवल क्लासिफिकेशन तंत्र क्या है? ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें, तीन पॉलिटिकल सिस्टम है मेनली, ये उनके वर्स्ट फॉर्म है, ये बेस्ट फॉर्म है, ये वर्स्ट फॉर्म है। बात समझ में आ गई? अब अरस्तु ने इसकी साइकिल बताई। जैसे
सबसे पहले किसी भी देश में क्या होती है, जनरली पुराने टाइम से हम देखते क्या होती है, मोनार्की। मोनार्की होती है, मोनार्की चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन मोनार्की में भी एक टाइम बाद क्या आने लग जाएगी, समस्या आने लग जाएगी। हो सकता है कि मैं तो अच्छा शासक हूं, मेरा बेटा है वो मुझसे थोड़ा कम, लेकिन उसके बाद आगे जो शासक आए वो और खराब हो गए। जैसे आप देखते थे, एक शासक था अकबर। अकबर अकबर को भारतीय इतिहास में अच्छा शासक माना जाता है, लेकिन अकबर के बाद, क्योंकि उसने जजिया टैक्स वगैरह आप जानते हटाया, अकबर के बाद कौन आया? अकबर के समय तक सबके साथ संबंध अच्छे थे, सिखों के साथ अच्छे संबंध थे उसके, राजपूतों के साथ अच्छे संबंध थे, जाटों के साथ। अकबर के बाद उसका अगला शासक कौन बना? जहांगीर। कौन बना? जहांगीर। तो वहां से आप देख रहे हैं जहांगीर उतना योग्य नहीं था। फिर कौन आया? शाहजहां। फिर कौन आया? शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। तो क्या औरंगजेब को भी उसी तरह का शासक माना जाता है जैसे अकबर को माना जाता है? नहीं माना जाता। क्यों? औरंगजेब को एक कैसा माना जाता है? कट्टर शासक। धीरे 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 अन्य लोगों के साथ, औरंगजेब के बाद ही तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ होती है। क्योंकि औरंगजेब ने राजपूतों के साथ, मराठों के साथ, सिखों के साथ, सबके साथ अपना संघर्ष शुरू कर दिया। तो यानी कि हम क्या बोले, मोनार्की एक समय तक ठीक है, लेकिन एक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड अगर वो करप्ट होती है तो किस रूप में चेंज हो जाएगी? टायरेनी। टायरेनी बन जाएगी, निरंकुश हो जाएगा शासन, अपने हिसाब से शासन चलेगा, जनता की नहीं सोची जाएगी, अपना हित देखा जाएगा। फिर जब ऐसी चीज होगी तो पब्लिक में, खासकर जो अभिजात्य वर्ग है, उसमें एक चेतना जागेगी, वो इस शासन को समाप्त करेंगे और सत्ता किसके हाथ में ले लेंगे? अपने हाथ में। यानी कि टायरेनी से वो रूल चेंज हो गया और किसके हाथ में आ गया? एरिस्टोक्रेसी, कुछ लोगों के हाथ में शासन आ गया। क्योंकि उन्हें लगा कि ये राजा तो क्या हो गया, करप्ट हो गया, ये केवल अपना सोचता है, अपने परिवार का सोचता है, अपना हित देखता है। अब वो शासन चला रहे, एरिस्टोक्रेसी आई। एरिस्टोक्रेसी चली चली कुछ हद तक चली, बाद में मान लो 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनमें से 2-3 का ईमान डोलने लगा। वो अच्छा शासन चला रहे थे, कुछ टाइम बाद उनका ईमान डोलने लगा, वो गलत प्रैक्टिसेस करने लगे, वो पब्लिक इंटरेस्ट ना देखते हुए सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ने लगे। तो इससे फिर सिस्टम करप्ट होने लगा, और करप्ट होते 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 वो किस में बदल गया? ओलिगार्की में बदल गया। यानी करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। अब ओलिगार्की में बदल गया, यानी कि यहां पर तो अपना ही हित देखा जा रहा है, तो जनता इससे फिर क्या होगी? त्रस्त होगी। फिर एक प्रकार का रिवॉल्यूशन हुआ, और फिर कौन सा सिस्टम आया? पॉलिटी। पॉलिटी को एक बेस्ट सिस्टम माना गया। हालांकि अरस्तु सबसे अच्छा मोनार्की को बताते हैं, बट मोनार्की प्रैक्टिसेबल नहीं है, लंबे समय तक ये प्रैक्टिसेबल नहीं रहेगी। तो फिर वो किसके लिए बात करते हैं? पॉलिटी के लिए। लेकिन पॉलिटी भी चल रही है चल रही है चल रही है, एक टाइम बाद इसमें भी क्या होगा? समस्या आएगी, ये करप्ट सिस्टम होगा, और फिर ये किस चीज में बदल जाएगा? डेमोक्रेसी, भीड़ तंत्र में। और इसको वो अच्छा नहीं बताते, भीड़ तंत्र को वो अच्छा नहीं बताते। भाई हिटलर है, हिटलर वो भी डेमोक्रेटिक मीन से ही चुनकर आया पर हिटलर आज इतिहास में किस रूप से जाना जाता है, देख रहे हैं ना आप? तो यही चीज उन्होंने बोली कि डेमोक्रेसी भी जो है वो फाइनली, अब इंदिरा गांधी भी तो डेमोक्रेटिक रूलर थी, लेकिन 1975 में जब उन्होंने आपातकाल लगा दिया और सारा विपक्ष जेल में डाल दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट कर दिया, और लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ा दिया, और विधानसभा का टाइम पीरियड बढ़ा दिया, और जबरदस्ती भारत में लोगों की नसबंदी करवा दी, तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? यानी डेमोक्रेसी को भी उन्होंने एब्सोल्यूट फॉर्म, समझ रहे हैं आप? यानी कि फिर संघर्ष होगा, फिर रिवॉल्यूशन होगा, फिर लोग बोलेंगे इतने सारे लोगों के हाथ में शासन है, भीड़ के हाथ में शासन है, भीड़ के बस का शासन संभालना नहीं है। तो अतः फिर वह क्या मांगेंगे? एक आदमी का शासन, मोनार्की। फिर मोनार्की से आएगी टायरेनी, फिर आएगी एरिस्टोक्रेसी। ये साइकिल चलती रहेगी। ये 6 प्रकार के शासन अरस्तु ने बताए। यानी कि एक टाइम बाद शासन ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। समझ गए बात को? ये पूरी एक साइकिल है, साइकिल समझ गए, चक्र है जो इस प्रकार से। क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको समझ में आ गया? 6 की 6 फॉर्म लिख लिया आपने। ये क्लासिफिकेशन किसने किया है? अरस्तु ने। हालांकि मॉडर्न डे जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, आज के टाइम पे तो वर्ल्ड की जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं वो सब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करती है, और डेमोक्रेसी को एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। लेकिन अरस्तु ने इसको क्या माना? अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं माना। अरस्तु के हिसाब से सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? मोनार्की। लेकिन मोनार्की का मतलब है किंग कैसे होना चाहिए? नोबल किंग, आदर्शवादी राजा, जैसे हम बोलते हैं राजा राम,
राजा राम कैसे है, एक नोबल किंग है। हालांकि आरोप लगाने वाले तो भगवान राम पे भी आरोप लगा देते हैं, बट मोर और लेस उनकी एक इमेज कैसी है कि ही वॉज अ नोबल किंग। हम बोलते हैं ना राम राज्य की परिकल्पना गांधी जी ने भी बोला, आज की सरकार भी बोलती है। तो राम राज्य का मतलब क्या है? क्या हम देश में मोनार्की लाना चाह रहे हैं? नहीं, हम डेमोक्रेसी में ही राम राज्य, यानी राम राज्य को इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस मिला है, इतना ज्यादा अच्छा माना है कि कई कई ऐसे राजा हुए भारत में, जैसे राजा हरिश्चंद्र आप जानते हैं, जिन्होंने सत्य के लिए जो है अपने ही परिवार को दांव पर लगा दिया। तो ऐसे भी शासक हुए। वो मोनार्की, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और ये इंटरेस्ट किस आधार पे बच्चों? ये सारा क्लासिफिकेशन किस आधार पे? इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट क्या है? अगर आपके इंटरेस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट, आप पब्लिक के हित में सोचते हैं, जनता के हित में, तो फिर अच्छी चीज है। लेकिन अगर सेल्फ इंटरेस्ट की बात आ गई तो फिर क्या हो जाएगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वो करप्ट हो जाएगी। जैसे एक सॉफ्टवेयर है, बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कोई वायरस आ गया उसमें तो वो क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है। वही बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? तो ये पॉलिटिकल सिस्टम्स अरस्तु ने इस प्रकार से डिफाइन किए हैं। ठीक है, लिखिए, स्टार पॉइंट बनाइएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार, मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र या राजशाही शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट शासन की, राजतंत्र बोलो बेटा या राजशाही बोलो, राज मतलब जहां मोनार्की की बात हो रही है, शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। लेकिन यह अधिक समय तक प्रयोगात्मक नहीं है। प्रयोगात्मक मतलब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। अब ये तो डिपेंड करेगा कि किंग कैसा है। किंग कैसा है? अगर किंग का ईमान डोला हुआ है या किंग खराब है। आपको याद है हिस्ट्री किस किसने पढ़ी भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन हिस्ट्री पढ़ी है सबने? हिस्ट्री सबने पढ़ी है? कौन सी? एंशिएंट हिस्ट्री। आपने एक वंश का नाम सुना होगा, मगध। मगध सुना है? मगध, मगध, मगध में एक वंश था हर्यक वंश, फिर था एक शिशुनाग वंश, एक था नंद वंश। नंद वंश था, महापद्म नंद इसका संस्थापक था। इस नंद वंश में एक शासक था, इसका नाम था धनानंदा। क्या नाम था? धनानंद। धनानंद या घनानंद, इसका इतिहास में आपको नाम मिलता है। यह शासक कैसा था? एक ऐसा शासक था जो शराब में, शबाब में, सुर में और सुंदरियों में डूबा रहता था। इसको कोई मतलब नहीं था कि राज्य, अब मैं राजा हूं तो मेरे को यह भी तो देखना है कि मेरे राज्य की सीमाओं का कोई अतिक्रमण ना करे। ये वो समय है जिस समय पर सिकंदर भारत पे आक्रमण कर रहा था। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको आप बोलते हैं, वो भारत पर आक्रमण कर रहा था उस वक्त मगध में। मगध समझो जैसे आज का दिल्ली है, सेंटर गवर्नमेंट है। उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। पर इसको कोई चिंता ही नहीं है, ये अपने सुर सुंदरियों में डूबा हुआ है। तो है तो ये भी किंग, क्या ये नोबल किंग है? ये तो करप्ट है, जिसको जनता से कोई मतलब ही नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं है। भाई राजा की ड्यूटी है ना, अगर हमारी सीमाओं पे चीन अतिक्रमण कर रहा है, मेरे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में या चमोली में या उत्तरकाशी में चीन अंदर घुस रहा है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मेरी सरकार की ड्यूटी है, भारत सरकार की ड्यूटी है कि वो हमारी टेरिटरी की और हमारे लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। लेकिन यहां पर किंग को कोई मतलब नहीं था। और इस किंग के पास याचना लेके और इसको आगाह करने के लिए कौन आए थे? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य। जानते हैं आप चाणक्य को? चाणक्य आए यहां पर, चाणक्य ने इसको आगाह किया, सब कुछ किया, लेकिन ये तो उनका ही अपमान कर देता है। अतः चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं। ये कब की बात है बच्चों? 326 बीसी की बात बता रहा हूं मैं आपको। 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया।
और तब चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेते हैं, और वही देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट किताब वही मानी जाती है, कि मैं ऐसे शासक को, ऐसे राजा को सत्ता से जब तक नहीं हटा देता, तब तक मैं अपनी शिखा, सर ब्राह्मण के नाम सर चोटी। हाँ, आ, हेलो। सर ये चाणक्य पहले एक और कौन सी नीति थी? क्या बोल रहे हो? चाणक्य से पहले और कौन सी इसके पहले कौन सी नीति थी सर? चाणक्य से पहले क्या बोल रहे हैं? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? चाणक्य, चाणक्य ही जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कुछ यूनिवर्सिटीज है हमारी एंशिएंट। तक्षशिला भी तो पाकिस्तान में आती है। चाणक्य वहां के एक महान आचार्य, पहले स्टूडेंट थे वहां, फिर वहां आचार्य बने, शिक्षक बने। चाणक्य को ही आप कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। वो चाणक्य कहां पहुंचे? मगध पहुंचे। मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। वहां पर वो आए, किसके पास आए? किसके पास आए? वो घनानंद के पास आए कि घनानंद, तुम अपने इन आडंबरों से बाहर निकलो और राज्य की सीमाओं की रक्षा करो। वहां पे जाओ, देखो कितना बाहर बाहर से भारत पे आक्रमण की, भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। वो कहता है हट बेकार, तू हमें समझाएगा कि शासन कैसे करना है? मैं राजा हूं। एक सामान्य सा टीचर, एक सामान्य सा ब्राह्मण हमें समझाएगा? तो ये चाणक्य को अपमान लगता है। चाणक्य अपनी शिखा खोलते हैं और बोलते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं वो, कि मैं जब तक इस भ्रष्ट और ऐसे निरंकुश शासक को गद्दी से नहीं हटा देता और इसकी जगह किसी योग्य शासक को गद्दी में नहीं बैठा देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और देखिए विद इन 4 इयर्स, 322 बीसी में वो बिठाते हैं एक योग्य व्यक्ति को, जिसका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य समाज की स्थापना की किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य तो एक सामान्य व्यक्ति था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य बनाया किसने? चाणक्य ने। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, अशोका द ग्रेट, जो आप महान भारत के शासकों में पढ़ते हैं, अशोक द ग्रेट। तो देखो अभी हमने क्या देखा, इससे पिछला शासक कौन है? पिछला शासक घनन, करप्ट है ना, करप्ट है। और फिर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन लाया? ये भी तो एक किंग है, लेकिन ये किंगशिप कैसी है? नोबल किंग है। कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी राजा के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि राजा कैसा है। अगर मेरा ईमान अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, मैं प्रजा का हित देखता हूं, तो फिर काम बढ़िया होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा? सारी चीजें खराब हो जाएंगी। वो एग्जाम्पल मैंने आपको अकबर और औरंगजेब में भी दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर, तो इसीलिए तो आप जानते हैं किताब लिखी गई है, बहुत फेमस है भाई। किसकी किताब? बता सकते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य ने किताब लिखी बहुत फेमस, जो पॉलिटी पे बेस्ड है। उसका नाम है बच्चों अर्थशास्त्र। ये आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी क्या है फिर? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। ये अर्थशास्त्र भारत की पॉलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। किसने लिखी है? चाणक्य ने। और यह किताब पॉलिटी को बताती है। इसमें बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय समाज को 7 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें बताया राजा क्या होता है, राजा का दायित्व क्या होता है, राजा को कैसे कार्य करना चाहिए। जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज हमें सारी बातें पता लगती है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किंग क्या, मतलब किंग तो आज नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उस वक्त का कॉन्स्टिट्यूशन है ये। यानी मौर्य समाज का कॉन्स्टिट्यूशन है अर्थशास्त्र। भारत ने इस संबंध में बहुत काम किया है। मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने, दुनिया की पहली कानून की किताब मानी जाती है मनुस्मृति। हालांकि बाद में इसमें बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ, और बाबा साहब अंबेडकर के समय आप जानते हैं कुछ लोग बोलते हैं इसके पन्नों को जलाया भी गया, लेकिन मनुस्मृति को दुनिया की पहली किताब माना जाता है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, मॉडर्न डे मनु, मनुस्मृति। तो भारत ने इस संदर्भ में बहुत काम किया। तो ये बात आप समझ गए। हम क्या बात कर रहे थे कि मोनार्की डिपेंड करेगा अगर कैसी है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसे नोबल किंग का कंसेप्ट था, उस वक्त नोबल किंग का बहुत कंसेप्ट चलता था, और ये माना गया बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन ये प्रैक्टिसेबल नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। दूसरा स्टार पॉइंट लिखिए, पॉलिटी, POLITY, इज बेस्ट प्रैक्टिसेबल। पॉलिटी क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेबल है। यानी कि पॉलिटी यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र सबसे व्यवहारिक
राज्य व्यवस्था है। ठीक है, अब मेरा आपसे प्रश्न है बेटा, आपसे, अरस्तु ने दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जैसे हम बोले एरिस्टोक्रेसी को, हम देखें उसने क्लासिफिकेशन कर दिया ना, बढ़ दिया, सबसे बढ़िया मोनार्की को मान रहा है, लेकिन उसे बेस्ट प्रैक्टिसेबल नहीं बता रहा है। पॉलिटी को बता रहा है वो प्रैक्टिसेबल है, बेस्ट, लेकिन ये उस तरह से स्थापित नहीं हो पा रही है। डेमोक्रेसी को वो क्या बता रहा है? खराब बता रहा है। क्यों बता रहा होगा डेमोक्रेसी को खराब? भीड़ तंत्र है। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? रूल ऑफ मैनी। रूल ऑफ मैनी में कई लोग आ गए। समाज में तीन तरह के लोग होते हैं, एक होता है उच्च वर्ग, हाई क्लास, एक होता है निम्न वर्ग, लो क्लास। उच्च वर्ग के हाथ में सत्ता है, यानी हम कौन सी बात कर रहे हैं? यानी कि रूल ऑफ वन, मोनार्की से वो टायरेनी में बदल गया, टायरेनी में बदल गया, उच्च वर्ग है ना ये। या फिर वो एरिस्टोक्रेसी भी है, तो वो अगर करप्ट फॉर्म में जाएगी तो ओलिगार्की होगी। अगर उच्च वर्ग, धनी लोगों के हाथ में, समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके हाथ में सत्ता है, तो क्या वो लोक कल्याण को सोच सकते हैं? वो ज्यादा हित किसका देखेंगे? जैसे आज भी भारत सरकार पे आरोप लगता है, अंबानी की सरकार, अडानी की सरकार, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, ये तो उद्योगपतियों को सहायता करती है, ये तो आजकल तो अडानी फंस गए, अडानी आजकल उनका शेयर बिल्कुल डाउन जा रहा है। लेकिन इस सरकार पे आरोप क्या लगते हैं? कि ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार नहीं। ऐसे आरोप लगते हैं? लगते नहीं लगते? आज भी लगते हैं लोकतांत्रिक सरकारों पे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने क्यों बोला, अरस्तु ने बोला कि अगर उच्च वर्ग का मतलब है धनी वर्ग, यहां पे जाति से कोई मतलब नहीं है, उच्च वर्ग मतलब धनी वर्ग के हाथ में सत्ता होगी, तो वो केवल अपने और अपने जैसे लोगों के, मैं उद्योगपति हूं, मेरा दिमाग कैपिटलिस्ट वाला है, मैं कैपिटलिस्ट उससे आता हूं, आइडियोलॉजी से, तो मैं सोचूंगा हाँ भाई, हम लोगों को कम टैक्स देना पड़े, इंडस्ट्री हमें ज्यादा लगाने को मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाए, ऐसा सोचूंगा। ये ज्यादा दिमाग चलाएंगे ना अपना। और अगर सत्ता निम्न वर्ग के हाथ में आ जाएगी, रूल ऑफ मैनी, निम्न वर्ग मतलब रूल ऑफ मैनी, ये पढ़े लिखे नहीं है, उस समय के हिसाब से हम बात करें, और आज भी देखें तो इनके पास संसाधनों का अभाव है, ये उस तरह से पढ़े लिखे नहीं है, तो ये अनर्गल सरकार चलाएंगे, व्यवस्था का कुछ पता नहीं, अपने हिसाब से मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे। यानी ये भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी भी, और ये भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी सत्ता होने किसके हाथ में चाहिए? मध्यम वर्ग के। मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास। यानी अरस्तु बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, ना तो एक्सट्रीम ईस्ट एंड में जाओ, ना तो एक्सट्रीम ईस्ट एंड में जाओ, क्योंकि ये लोग इन पे भरोसा नहीं करेंगे और ये लोग इन पे भरोसा नहीं करेंगे। ये इनको हे दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही अमीर है वो, गरीब आदमी हट, कुछ नहीं मानते, और ये उन्हें गाली देते रहते हैं अमीर लोगों को। मतलब कॉमन आदमी क्या बोलेगा, ये अंबानी अडानी है, हराम का पैसा है, फालतू का पैसा है, ये दोनों आपस में संघर्ष में रहेंगे ना। तो बीच का मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग। यानी कि सत्ता इनके हाथ में होनी चाहिए, जो इनको भी समझ में आ जाए और इनको भी समझ में आ जाए, मध्यम मार्ग। यानी अरस्तु कैसे विचारक है? मध्यम मार्गी, मिडल। और भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध या परम आपके महावीर स्वामी, ये सब ने मध्यम मार्ग दिया। ना तो आप एक्सट्रीम इस एंड में जाइए, ना आप एक्सट्रीम इस एंड में जाइए। आज भी जो पॉलिटिक्स चलती है, एक होती है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, एक होती है राइट विंग, एक राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, राष्ट्रवाद की बात, राइट विंग पॉलिटिक्स, जैसे आरएसएस या कभी शिवसेना हुआ ही करती थी, एक्सट्रीम। और एक तो बिल्कुल ही बोलते हैं स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए, नहीं हो सकता। मीडियम मार्ग, मध्यम मार्गी, न्यूट्रल, वो वाली बात की। ऐसा क्यों है? क्योंकि उच्च वर्ग क्या है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में दिक्कत क्या है? उच्च वर्ग की क्या समस्या है? रिच जो पीपल है वो एक एरोगेंस में है, उनके अंदर अकड़ है। जैसे पैसा आता है तो इंसान के अंदर धीरे धीरे, आप पैसा आ गया ना आपके, और आपको कल बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ा सा ना आप कितने कोशिश कर लो, थोड़ा आ ही जाता है एरोगेंस। आप डीएम है, आपका दोस्त सामान्य, आप ही के साथ पढ़ा, आपका बहुत अच्छा दोस्त था, सामान्य सरकारी विभाग में बाबू है। अब आप डीएम है, तो आप लोग, यहां तक कि डीएम तो एसडीएम को भी
मतलब आप डीएम है तो आपका उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना आप अपने ही क्लास के लोगों के साथ, हमारा समाज वर्गों में बढ़ जाता है, समझ रहे हैं, आप उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना पीना पसंद करेंगे। इवन मैंने तो ये पैरा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी देखा है कि जैसे डीएम की वाइफ है, तुमने देखा होगा ना आईएएस की शादी ज्यादातर आईएएस के साथ ही हो जाती है, मतलब हम एक्सेप्शन तो हमेशा हर जगह है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में समाज में व्यक्ति अपने ही स्तर या अपने ही बराबरी का व्यक्ति ढूंढता है। दोस्ती यारी सामाजिक रिश्ते भी हम उन्हीं के साथ बनाते हैं। तो अमीर लोगों को या उच्च वर्ग को है, इनके हाथ में सत्ता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इनके अंदर क्या रहेगा? एक एरोगेंस रहेगा, एक अकड़ रहेगी, एक अभिमान रहेगा। तो उसको अरस्तु सही नहीं मानते। अगर हम बात करें निम्न वर्ग के हाथ में, इनके हाथ में भी सत्ता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। तो इनमें क्या रहेगा? इग्नोरेंस, अज्ञानता। दोनों में देखो क्या क्या है, इसमें क्या है? एरोगेंस, इसमें क्या है? इग्नोरेंस। क्या दोनों अच्छी हैं? दोनों ही खराब है। तो ना तो हमें एरोगेंस चाहिए, बहुत ही एरोगेंटली बात करता है, बहुत ही एरोगेंट है, बहुत घमंड है इसे पैसे का, बहुत घमंड है इसे अपने ज्ञान का, बहुत घमंड है कि इसके पास बहुत सी जमीनें हैं, कई जगह इसके फ्लैट हैं, बहुत बड़ा उद्योगपति है? तो वो एरोगेंस दिखा रहा है। और निम्न वर्ग में क्या है? आप देखने इग्नोरेंस। क्यों? उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो एक इंसान जो बहुत ज्यादा शिक्षित वो हो, लेकिन उसके अंदर एरोगेंस है, तो वो समझता है वही जो काम कर रहा है सही कर रहा है। और जो बहुत बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, निम्न उससे आ रहा है। निम्न वर्ग का मतलब यहां हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उससे मत समझना जाति के हिसाब से, यहाँ पे समझ की बात हो रही है। तो वो सोचता है जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं। और मध्यम मार्गी व्यक्ति क्या है? उसको पता है, वो सोच समझ के काम करता है। जैसे सोच समझ के, जैसे आपको कहां पर बोलना है कहां पर नहीं बोलना, या हर जगह ही बोल देना है, हर जगह नहीं बोलना। तो इस तरह से सोच समझ के काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में क्या होनी चाहिए? सत्ता। तो मध्यम वर्ग को उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। ये है सारा बेटा अरस्तु का क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये पूरा डिटेल्ड हमने चर्चा कर लिया, अदरवाइज तो इसको मैं स्किप भी कर देता, लेकिन ये पॉलिटी का बेसिस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बनती है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब हम इसके बाद एक और पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, वो आप ही मुझे बताएंगे। एक होता है बच्चों थियोक्रेटिक स्टेट, थियोक्रेटिक धर्मतंत्र, ठीक, धर्मतंत्र। और एक होता है आपका सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर। ये तो हो गया थियोक्रेटिक। एक होता है आपका सेक्युलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। कौन सा अच्छा है? हमारा कौन सा है? यस, सर सेक्युलर। सेक्युलर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सर धर्मनिरपेक्ष में ये होता है कि कोई एक धर्म की बात की जाती है उस राष्ट्र में, और पंथ निरपेक्ष में सर सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, उन्हें अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होती है। बहुत बढ़िया। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ठीक है। देखो धर्मतंत्र की बात करते हैं, जितना यूरोपियन सोसाइटी है, फ्रांस है, इटली है, आपने एक रोमन सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, है ना? अगर मैं आज के टाइम पे आपको धर्मतंत्र पूछूं तो आप बोलेंगे कहां दिख जाएगा आपको? ब्रुनई में दिख जाएगा, सऊदी अरेबिया में दिख जाएगा, या वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कहां पे भाई वेटिकन सिटी? इटली में। इटली में। बहुत बढ़िया। क्या वेटिकन सिटी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? इन्होंने जिन्होंने जवाब दिया इटली, बहुत बढ़िया। आपको पता है इटली की कैपिटल है रोम, ज्योग्राफी पढ़ी होगी आपने। और रोम के अंदर एक देश है, सोचो, एक देश है इटली, इटली के अंदर है रोम यानी उसकी राजधानी, और उसकी राजधानी के अंदर एक देश, उसको देश का दर्जा है, इंडिपेंडेंट, वो है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी को होली सिटी भी कहा जाता है, जहां पे पोप रहते हैं, पोप जो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े स्पिरिचुअल आप धर्म गुरु होते हैं,
तो आप समझ रहे हैं धर्मतंत्र मतलब जहां पर संविधान, जहां पर रूल ऑफ लॉ, सब कुछ किससे गवर्न होता है? रिलीजन से, धर्म से। जैसे हम सऊदी अरेबिया को देखें तो वहां का संविधान ही क्या है? कुरान, हदीस। यानी कि कुरान, जो कुरान पाक बोलते हैं, जो इस्लाम की सबसे, आप समझते हैं, प्योर बुक है ना, सीक्रेट बुक है इस्लाम में। और उसी के अकॉर्डिंग फिर वहां पर पनिशमेंट्स भी हैं। जैसे आप देखते हैं वहां पर, अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखें तो अगर हम किसी का हाथ काट रहे हैं, उंगली काट रहे हैं, क्या ये आज की डेमोक्रेटिक लिबरल सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगी चीजें? इसको अच्छा माना जाएगा? लेकिन शरीयत लॉज जो है, शरीयत कानून, जिनके यहां कई कई बार भारत में भी चर्चा होती है, वो बहुत रिजिड, हार्श है। समझ रहे हैं आप? धर्मतंत्र का मतलब क्या हुआ? जिस देश का पूरा राजनीतिक व्यवस्था का संचालन धर्म विशेष या उसकी किसी पुस्तक से गवर्न होता है, उसे बोलते हैं धर्मतंत्र। यानी वहां की पूरी राज व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सुप्रीम लॉ है, वो क्या है उनका? रिलीजन। रिलीजन से ही वो पूरी पॉलिटी गवर्न किससे होगी? रिलीजन से होगी। फॉर एग्जाम्पल, करंट में आप देखिए, इस बार क्वेश्चन भी आने वाला है आपके इसमें आईएएस एग्जाम में। हाल ही में हम देख रहे थे ईरान में क्या हो रहा था? ईरान में हिजाब को लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा था, देखा? सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं? यस सर। ठीक है, कभी कभी रोज सुननी है बेटा, ठीक है? मतलब काम की सुननी है, ये नहीं कि किसी की भैंस चोरी हो गई और किसी के घर में आग लगी, ये नहीं। काम की न्यूज सुननी है, नेशनल इंटरनेशनल। ईरान में आप देख रहे हैं, ईरान हमारा पड़ोसी देश भी है। अगर देखो, पाकिस्तान से अगला पड़ोसी देश कौन सा है? ईरान। सबसे नियर गल्फ कंट्री इंडिया के ईरान। और पहले तो डायरेक्ट पड़ोसी था हमारा, जब पाकिस्तान ना होता तो ईरान हमारे से सीधा सीमा लगती थी, पर्शिया जिसे आप बोलते थे। आप देखिए ईरान का जो पूरा क्षेत्र है, ईरान, आप देखिए जो ईरान कंट्री है, यहां पर जो पॉपुलेशन है वो शिया मेजॉरिटी है। शिया, मुस्लिम्स भी दो तरह के होते हैं, शिया और सुन्नी। यहां पर कितना जबरदस्त प्रोटेस्ट चला। किस चीज का प्रोटेस्ट चला? कि महिलाओं ने बोला वी वांट फ्रीडम, हमें इस प्रकार से जो स्कार्फ है या जो वो एक प्रकार से हिजाब पहनते हैं, वो हमारी इंडिपेंडेंट एक थिंकिंग होती है। कोई पहनना चाहे पहने। अब हिंदुस्तान में जरूरी नहीं है ना, आप जो जैसा कपड़ा पहनना चाहे पहने, नहीं पहनना चाहे आप आपको जो है साड़ी पहननी है, सूटी पहनना है, क्या ही पहनना है, प्रॉपर कुछ ऐसा नहीं। लेकिन वहां पर क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्री है, लिबर्टी हमारे यहाँ, ईरान में एक फोर्सफुल तरीके से इसको जो है सरकार ने, इसके लिए पूरी मॉरल पुलिसिंग होती है, वहां पे पुलिस होती है जो ये देखती है कि कोई खुले में इस प्रकार से महिला ऐसे खुला सर ढके ना घूम रही हो। तो ये कैसा स्टेट आपको दिख रहा है? वो थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक मतलब जो रिलीजन बेस पे चल रहा है, कि भाई धर्म में कोई ऐसी बात है या ये स्वतंत्रता नहीं है या ये है, तो हम उसके हिसाब से कानून बनाएंगे। जबकि पूरी दुनिया कहां सोच रही है, कहां आगे बढ़ रही है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है, लिबरल वैल्यूज क्या है, उसका कुछ उसको मतलब नहीं। ऐसी कंट्री जहां पर रिलीजन की प्रायोरिटी हो सकता है उसमें कुछ रिफॉर्म्स हो। जैसे सऊदी अरेबिया में तो अब रिफॉर्म्स होने लगे। पहले महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार नहीं था, अब सऊदी में होने लगा है। अब धीरे धीरे सऊदी अरब में बहुत सारे मतलब आप समझिए परिवर्तन होने लगे। लेकिन होल सोल हम ये बोल सकते हैं मोरलेस, वो कंट्री किस पे बेस्ड है? पूरा रिलीजन पे बेस्ड है, रिलीजन के अकॉर्डिंग चल रही है। ऐसी कंट्री को हम बोलते हैं बच्चों क्या? थियोक्रेटिक स्टेट, धर्मतंत्र, जहां पे धर्म की क्या है? प्रधानता है। अब हमारा हिंदुस्तान है, हमारे यहां भी धर्म की प्रधानता है, धर्म को बहुत माना जाता है। भाई मैं हिंदू हूं, मेरे जन्म से लेकर मेरी मृत्यु तक धर्म का बहुत बड़ा रोल है। जन्म के साथ ही आप जानते हैं नामकरण संस्कार, फिर मुंडन संस्कार और तमाम तरह के चरा वो अन्नप्राशन संस्कार, 16 संस्कार होते हैं ना हमारे, विवाह संस्कार, ठीक है ना? और फिर जब मर गया इंसान तो उसका अंतिम संस्कार भी होगा। अंतिम संस्कार के बाद 13वीं भी होगी, फिर बरसी भी होगी, फिर हर साल जो है वो श्राद्ध आएंगे। मतलब देखो, पैदा होने से पहले तक और मरने के बाद तक धर्म हमारे से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम पॉलिटी में बात करते हैं, हम स्टेट के लेवल पे बात करते हैं, तो हमारी कंट्री क्या है? सेक्युलर है। यानी धर्म एक पर्सनल मैटर है, रिलीजन एक पर्सनल मैटर है। सेक्युलर कंट्री का मायने क्या हुआ? जिस कंट्री का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है।
पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है मतलब वो किसी एक धर्म विशेष को प्रोत्साहित नहीं करती। भले ही भारत की 80 करोड़ आबादी हिंदू है, भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म को मानती है, भारत में 14% आबादी मुस्लिम है, लेकिन भारत एक बहुसंख्यक जो आपका देखिए बहुलतावादी समाज, बहुसंख्यक नहीं बहुलतावादी समाज है। यहाँ पे जो है अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार है। आप देखिए दिवाली हो, होली हो, ईद हो, गुरु नानक जयंती हो, गुड फ्राइडे हो या आपका क्रिसमस डे हो, सबके ही त्योहारों पे हमें छुट्टी मिलती है। जो पब्लिक हॉलिडे होगा, ये नहीं होगा कि भाई क्रिश्चियन तो बहुत कम है पॉपुलेशन में, क्या लग मनाना में क्रिसमस डे, नहीं इस दिन आपके स्कूल कॉलेज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, बैंक, ऐसा होता है नहीं। एक सबको समान अधिकार दिया गया है। शिव बारात भी निकलती है, जुलूस निकलता है, मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, सिखों की प्रभात फेरी भी निकलती है, सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। यानी रिलीजन, इंडिविजुअल का रिलीजन हो सकता है, मेरे अपने पर्सनल बिलीव हो सकते हैं, मेरी अपनी प्रैक्टिसेस हो सकती है, लेकिन स्टेट का अपना कोई रिलीजन ऐसी कंट्री को, ऐसे देश को, ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। लेकिन सेक्युलर कंसेप्ट भी एक वेस्ट का जो आज का मॉडर्न सेक्युलर कंसेप्ट है, वेस्ट से आया। सेक्युलर कंसेप्ट में भी आप देखिए एक सेक्युलरिज्म हमारा है, भारत का है, भारत का, और एक सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आप देखो फ्रांस का है। क्योंकि ये यूरोप के देश बहुत परेशान थे, वहां चर्च का बहुत इंटरवेंशन था। चर्च आप समझते हैं ना, चर्च क्या होता है, जो ईसाई घर है, जो ईसाइयों का अपना गिरजा घर होता है, चर्च बहुत इंटरफेयर करता था रेगुलेशन में, रूल में और लॉ एंड ऑर्डर में। तो सेपरेशन की बात यही से आई कि रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दी पॉलिटिक्स। जो फ्रांस है, फ्रांस वो भी एक सेक्युलर देश है और भारत भी क्या है, एक सेक्युलर देश है। बीच में आपने फ्रांस का नाम चर्चा में सुना होगा, शार्ली हेब्दो मैगजीन का नाम सुना है, शार्ली हेब्दो। देखिए भाई, अब आप लोग जिस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ द इवेंट्स। ऑनलाइन किसी ने सुना है शार्ली हेब्दो? सुना है आपने? हाँ बोलिए, क्या है शार्ली हेब्दो? शार्ली हेब्दो फ्रांस में एक मैगजीन पब्लिक, वहां पे पब्लिकेशन पब्लिश होती थी, जिसमें हाँ पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर एक उन्होंने कार्टून बनाया। अब फ्रांस कैसा कंट्री है, फ्रांस से ही कंसेप्ट निकलता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। फ्रांस भी एक सेक्युलर देश है, लेकिन फ्रांस क्या है, वो रिलीजन को बहुत ही पर्सनल चीज मानता है। फ्रांस में पब्लिक लाइफ में आप रिलीजन को अपना प्रदर्शित नहीं कर सकते। आप घर के अंदर करिए जो करना है, लेकिन घर के बाहर जब आप पब्लिक में आ गए ना, अब मैंने टीका लगा रखा है तो आपको दिख रहा है ना मैं हिंदू हूं, दिख रहा है ना, और मैंने टोपी पहन ली है, वो जो मुस्लिम कैप होती है जाली वाली, तो पता लग जाएगा ना मुसलमान है। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रांस का जो सोसाइटी है, वहां पे ये कंसेप्ट है कि सेक्युलर मींस ऑल आर इक्वल, भगवान ने सबको बराबर बनाया, एक जैसा बनाया। हम रिलीजन बेसिस पे इस तरह से अपने को शो करेंगे पब्लिकली। आप अपने को अपना रिलीजियस साइन, अपने रिलीजियस सिंबल, अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को वहां पर नहीं कर सकते पब्लिकली। आप एक पब्लिक अथॉरिटी है, आप सरकारी सेवा में है, आप अपने धर्म को इस प्रकार से वहां पर, कहां पर, जब आप उस रूप में परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखते हैं फ्रांस के समाज में हिजाब, जो महिलाएं हिजाब पहनती हैं वहां पे बुर्का पहनती है, तो उसको उन्होंने क्या माना, उसको लेकर भी फ्रांस में बहुत टेंशन रही, बहुत विवाद रहा कि ये हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आप देखिए, अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो रिलीजियस राइट है, लेकिन फ्रांस की सोसाइटी में रिलीजन को वो अच्छा मानते ही नहीं, वो रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, नेगेटिव, रिलीजन को वो पसंद नहीं। रिलीजन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम दी पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ। इट इज अ वेरी पर्सनल मैटर ऑफ योर्स, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रांस एक ट्रूली सेक्युलर कंट्री है, यानी कि फ्रांस धर्म को इस प्रकार से मान्यता देता ही नहीं। भारत भी तो एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन क्या भारत सेक्युलर कंट्री है, लेकिन क्या भारत एक ऐसा देश है जो नास्तिक है, एथीस्ट है? भारत धर्म को मानता है, लेकिन किसी एक धर्म को मानता है नहीं, भारत सभी धर्मों को मानता है। यानी सेक्युलर की दो परिभाषा हो सकती है ना, या तो आप किसी को भी मत मानो तो भी आप सेक्युलर हो, या आप सबको मानो समान रूप से तो भी सेक्युलर। हम कौन से वाले हैं? हम धर्म को मानते हैं पर सभी को
बराबर बराबर। और फ्रांस किसी को नहीं। न्यूट्रल तो आप दो ही केस में हो सकते हैं, या तो आप किसी को मत मानो या फिर आप सबको मानो। लेकिन जैसे और देश है थियोक्रेटिक, तो वो तो रिलीजन बेस्ड है। लेकिन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन में ही पहले टर्म आ जाती है रिलीजन बेसिस पे कि रिलीजन बेस्ड यहाँ पे इस इंटरेस्ट, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन इंडिया का कंसेप्ट अलग है और फ्रांस का कंसेप्ट अलग है, भले ही दोनों देश कैसे हैं? सेक्युलर। अब हमारा वाला यूएसए का है। यूएसए में आप देखते हैं हरे रामा हरे कृष्णा बीच रोड में कुछ और भी चीजें, वो भी सेक्युलर है, लेकिन सबके लिए ओपन है, एक जैसा है। फ्रांस अलग कंसेप्ट है। तो मेनली कंसेप्ट ये फ्रांस का है, जो आप सेक्युलरिज्म को पढ़ते हैं। फ्रांस में पब्लिक लाइफ में आप अपने रिलीजन को एक तरह से प्रदर्शित नहीं करते, नहीं करने की इजाजत है वहां पे। तो ये अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं जो हमने आज स्टडी किए। लेटर ऑन हम इसमें आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल, मतलब आपकी जब नेक्स्ट क्लास होगी, कब होगी? अब मंडे को। अभी आपकी आज तो पॉलिटी की है, 3 दिन होती है ना पॉलिटी। अभी दूसरी क्लास आपकी कौन सी चल रही है? जो भी चलेगी आपकी क्लास, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे ये सब चीजों के बाद। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यानी जो स्टेट गवर्न होगी, वो स्टेट किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लॉ से तो गवर्न होगी, और वो लॉ हमारा क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होती है उसकी जरूरत? अभी हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़े ही नहीं, अभी हमने 3-4 दिन तो अपने फाउंडेशन में लगाए। और फिर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग तरह की सरकारें जो होती हैं, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम देखेंगे एकात्मक संघात्मक सरकारें क्या होती हैं, लिखित अलिखित संविधान क्या होता है ना, इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे कब बच्चे? अगली क्लास में। ठीक है? आपको जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनको भी प्रिपेयर करके रखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा उसको, और उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम लेक्चर्स पे हम आगे बढ़ेंगे। आप भी नहीं आई थी परसों, आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे? चलिए फिर दूसरी बात यह है, आप न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ा कीजिए। हाँ जी सर, प्लीज अपना नंबर प्रोवाइड कर दीजिए सर। हम कुछ आंसर राइटिंग करें, कुछ करें तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम सेंड कर दिया करें सर। ठीक ठीक है, श्योर श्योर। देखिए बेटा, माय फोन नंबर इज 9997571958 एंड माय नेम इज अभिलाष थपलियाल। ठीक है? तो आप अभिलाष सर थैंक यू सर। ओके, वेलकम। उसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे? तो फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है?